नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। आज की इस वीडियो में राजनीति शास्त्र का 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम बताएंगे जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजनीति शास्त्र का दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगर ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो राजनीतिक शास्त्र से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हाथ का पंजा, बी में लिखा है कमल का फूल, सी में लिखा हुआ है गेंद का फूल और डी में लिखा है चक्र। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ का पंजा है, ठीक है। इसको भी आपको दोस्तों साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, दूसरा नंबर। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रत्यक्ष, और बी में लिखा है अप्रत्यक्ष, और सी में लिखा हुआ है दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो अप्रत्यक्ष की गई है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, तीसरा नंबर। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए में लिखा है पाकिस्तान, बी में लिखा है भारत, सी में लिखा है ब्रिटेन और डी में लिखा है बांग्लादेश। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चौथा नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ऑप्शन ए में लिखा है धर्म पर, बी में लिखा हुआ है जाति पर, सी में लिखा हुआ है क्षेत्र पर और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, तो धर्म पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पाँचवा नंबर। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पूछा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए में लिखा है पंच, बी में लिखा है प्रमुख, सी में लिखा है सरपंच और डी में लिखा हुआ है न्याय मित्र। तो दोस्तों आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, छठा नंबर। ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों महात्मा गांधी, बी में लिखा है जयप्रकाश नारायण, सी में लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू और डी में लिखा हुआ है मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा है? दोस्तों महात्मा गांधी ने कहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 7 नंबर। ये प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1969 और बी में लिखा हुआ है 1970 और सी में लिखा है तो 1971 और डी में लिखा है 1972। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो 1971 में हुआ दोस्तों बांग्लादेश स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 8वां नंबर। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा है 3, सी में लिखा है 4 और डी में लिखा है 5। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 3 अंग कौन कौन है, तो पहला जो है दोस्तों वो न्यायपालिका है, दूसरा जो है दोस्तों वो विधायिका है और तीसरा जो है दोस्तों तीसरा हमारा है दोस्तों कार्यपालिका है, ठीक है। ये तीनों को भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 9 नंबर।
9 नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए में लिखा है प्रधानमंत्री, बी में लिखा है राष्ट्रपति और सी में लिखा है संसद और डी में लिखा है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर इसमें पूछा गया दोस्तों कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए में लिखा है 5 वर्ष, बी ए में लिखा है 4 वर्ष और बी में लिखा है 5 वर्ष और सी में लिखा है 6 वर्ष और यहाँ डी में लिखा है 7 वर्ष। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है यहाँ से कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है दोस्तों। ऑप्शन में यहाँ बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर। इसमें पूछा गया दोस्तों कि राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अमेरिका में, बी में लिखा है चीन में, सी में लिखा है ब्रिटेन में और डी में लिखा है भारत में। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दल की नींव पड़ी थी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। ये प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया इसमें कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है राज्य को, बी में लिखा है केंद्र को और सी में लिखा है राज्य और केंद्र दोनों को और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो राज्य को भी रखा जाता है दोस्तों, केंद्र को भी रखा जाता है, यानी कि इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी होगा जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य और केंद्र के दोनों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महापौर, बी में लिखा है नगर प्रधान, सी में लिखा हुआ है नगर सचिव और डी में लिखा है जिला परिषद। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पेड़ काटने के विरोध से, यहाँ पर बी में लिखा है आर्थिक शोषण से, सी में लिखा है शराबखोरी से और डी में लिखा है नेताओं के विरोध से। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने के विरोध से दोस्तों संबंधित है चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका नाम चिपको आंदोलन क्यों पड़ा, तो जब भी कोई पेड़ काटने के लिए जाता था दोस्तों तो वहाँ के लोग पेड़ से चिपक कर विरोध करते थे, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं अब 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आपसे इसमें बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मोरारजी देसाई, बी में लिखा है जयप्रकाश नारायण, सी में लिखा है नीतीश कुमार और डी में लिखा है इंदिरा गांधी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण किए थे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों जब भी हम लेटेस्ट वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को। इसमें पूछा गया आपसे कि सामाजिक विभाजन का आधार कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जाति, बी में लिखा है धर्म और सी में लिखा है लिंग और डी में लिखा है ये सभी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि सामाजिक विभाजन का आधार कौन सा है। तो दोस्तों जाति भी है सामाजिक विभाजन का आधार और धर्म भी है और लिंग भी है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये सभी, यानी कि तीनों जो है दोस्तों सामाजिक विभाजन का आधार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है डी राइट होगा, ये सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
17 नंबर, सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप ना करें। पूछा गया कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, और बी में लिखा है मध्य प्रदेश, सी में लिखा है उड़ीसा, और डी में लिखा है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन में है डी होगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा है अमेरिका, बी में लिखा है चीन, सी में लिखा है ब्रिटेन, और यहाँ डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि निम्न में से कौन संघ सरकार का उदाहरण है। तो दोस्तों अमेरिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। ऑप्शन ए में लिखा है 1938, बी में लिखा है 1947, और यहाँ सी में लिखा है 1948, और डी में लिखा है 1950। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो दोस्तों 1948 में दोस्तों श्रीलंका आज़ाद हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारा भारत दोस्तों 1947 में आज़ाद हुआ है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है बेंगलुरु को, बी में लिखा है मुंबई को, सी में लिखा है नई दिल्ली को, और डी में लिखा है पटना को। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है यहाँ से कि भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। तो मुंबई को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर, ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों 2004, बी में लिखा है 2005, सी में लिखा है 2006, और यहाँ डी में लिखा हुआ है 2009। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो 2005 ईस्वी में बना दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर लिखकर आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, जो आपका तैयारी के लेवल होगा वो डे बाय डे इंक्रीज होगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद हो पाएगा। ठीक है, और दोस्तों अदर सब्जेक्ट का वीडियो हमारा देखना चाहते हैं तब आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा दोस्तों। आपको सारा सब्जेक्ट का दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे आप जितना भी उसमें प्रश्न करवाया गया है आपके 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए एक बार आप उसे ज़रूर देखें, आपको काफ़ी दोस्तों उससे मदद मिलेगा। देखते हैं हम 22 नंबर प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों अनुच्छेद 15, बी में लिखा है अनुच्छेद 17, सी में लिखा है अनुच्छेद 19, और डी में लिखा है अनुच्छेद 18। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 19 देता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, दल बदल कानून किन पर लागू होता है। ऑप्शन ए में लिखा है सांसदों पर, बी में लिखा है विधायकों पर, सी में लिखा है सांसद और विधायकों पर, और डी में लिखा है राष्ट्रपति पर। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है। तो सांसद और विधायकों पर दोस्तों दोनों पे लागू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये 24 नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा है कि श्रीलंका में कौन सा धर्म है। ऑप्शन ए में लिखा है बौद्ध धर्म, बी में लिखा है ईसाई धर्म, और यहाँ सी में लिखा है हिंदू धर्म, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि श्रीलंका में कौन सा धर्म है। तो बौद्ध धर्म है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और श्रीलंका दोस्तों कब आज़ाद हुआ। तो 1948 में दोस्तों श्रीलंका आज़ाद हुआ। ठीक है, और श्रीलंका दोस्तों भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
पूछा गया है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में लिखा है अम्बेडकर, और बी में लिखा हुआ है कांसीराम, और सी में लिखा हुआ है मायावती, और यहाँ पर डी में लिखा है रामविलास पासवान। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो कांसीराम थे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बी में लिखा है दोस्तों कांसीराम, तो बी जो हमारा होगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। पूछा गया कि भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। ऑप्शन ए में लिखा है 40%, बी में लिखा है 50%, सी में लिखा है 60%, और डी में लिखा है 70%। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। तो 40% है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। इसमें पूछा गया दोस्तों कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 1 स्तरीय, बी में लिखा है 2 स्तरीय, सी में लिखा है 3 स्तरीय, डी में लिखा हुआ 4 स्तरीय। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। दलित और महादलित का पहचान कहाँ बना। ऑप्शन ए में लिखा है राजस्थान में, बी में लिखा है मध्य प्रदेश में, सी में लिखा है बिहार में, और डी में लिखा है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि दलित और महादलित का पहचान कहाँ बना। तो दोस्तों बिहार में बना, ठीक है। ऑप्शन में जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको आपको एकदम रट जाना है दोस्तों। पूछा गया कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लोकसभा, बी में लिखा है मंत्रिमंडल, सी में लिखा है विधानसभा, और डी में लिखा है पंचायती राज संस्थाएं। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायती राज संस्थाएं में दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना। ऑप्शन ए में लिखा है 1960, बी में लिखा है 1970, और सी में लिखा है 1980, और डी में लिखा है 1990। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना। तो 1990 में बना दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं HW का प्रश्न। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिएगा दोस्तों कि चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा वो, ठीक है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है। यानी कि दोस्तों भारत में वोट देने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है आपको बताना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 16 वर्ष, बी में लिखा है 17 वर्ष, और सी में लिखा हुआ है 18 वर्ष, और डी में लिखा हुआ है 20 वर्ष। तो चारों ऑप्शन में दोस्तों कौन ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है इसका जवाब अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। आपका रिप्लाई हम दोस्तों ज़रूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, 1 मिनट भी समय को बर्बाद नहीं कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।